लाहौर शहर के मुज़ाफ़ात जाती उम्रा के पुरफ़िज़ा मकाम में अपनी रिहाइशगाह पर पाकिस्तान की तरक्की, मुआशी इस्तेहकाम और आवाम की जिंदगी को सहल बनाने की फिक्र में मसरूफ ये हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। इनके गिर्द बैठे इनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाक के नुमाइंदे और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब की वज़ीर आला और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ उमूर मुमलिकत और पॉलिसी साजी में उनसे रहनुमाई तलब कर रहे हैं। छिहत्तर साल की उम्र में मुस्तैद नजर आने वाले पाकिस्तान के इस मकबूल तरीन लीडर का तजुर्बा और विजन ही है कि पाकिस्तान दिवालियापन से निकलकर इक्तिसादी तरक्की के सफर पर दोबारा गामज़न है। ये नवाज शरीफ की अवामी मकबूलियत और पाकिस्तानी अवाम का उन पर एतमाद ही है कि शरीफ फैमिली ने 5 मरतबा वज़ारत उज़्मा और 7 मरतबा पंजाब की वज़ारत आला के मनसब का एजाज़ हासिल किया है। इसीलिए इन्हें पाकिस्तान की तरक्की का इस्तेआरा समझा जाता है। ये कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसने वतन की तरक्की के ख्वाब देखे और उनका ताक़ुब करते करते न सिर्फ तारीख को झंझोड़ा बल्कि अपनी बसीरत, खिदमत और क़यादत से एक नई सुबह की उम्मीद दिलाई। ये कहानी है एक सनती घराने से निकलकर इक़्तिदार की बुलंद मसनद पर बैठने वाले उस रहनुमा की जिनकी सियासी जिंदगी में हर मोड़ पर साजिशों का बाजार गर्म रहा मगर उनके इरादे मुतज़लज़ल ना हुए। ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कहानी, एक अहद की कहानी, एक सोच का सफर। उनकी सियासी जिंदगी का 45 साला सफर जद्दोजहद की एक शानदार तारीख है जिसमें उनकी गुड गवर्नेंस भी है, डिक्टेटरशिप से मुकाबला भी है, एहतजाजी तहरीकें, इंतखाबी मार्के, कैदोबंद की सोबतें और जिला वतनी का दुख भी शामिल है। मगर बहरानों का सामना करके इक़्तिदार से इनकलाब को जन्म देने वाले इस लीडर को सियासत का आयरन मैन भी कहा जाता है। पच्चीस दिसंबर 1949 को उन्होंने लाहौर के एक मेहनती और शरीफुन नफ्स ताजिर मियां मोहम्मद शरीफ के घर आंख खोली। वो मियां मोहम्मद शरीफ जो आयरन के कारोबार से वाबस्ता थे, जहद मुसलसल से तरक्की करते हुए इत्तफाक ग्रुप के नाम से पाकिस्तान के बड़े सनती ग्रुप के मालिक बने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के मारूफ तालीमी इदारों से हासिल की। सेंट एंथनीज हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। बाद अज़ां पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। तालीम के अयाम ही से वो समाजी खिदमत के शोबे में सरगर्म रहे। खेलों और फलाही कामों में हिस्सा लेते उनका मकसद हमेशा मुआशरती तरक्की और इंसानियत की खिदमत रहा, जिसका असर उनकी सियासी जिंदगी में भी नुमाया रहा। नवाज शरीफ की जिंदगी में 1981 का साल अमली सियासत में
باقاعدہ قدم رکھنے کے لیے اہم ترین تھا۔ جب انہیں پنجاب کی وزارت خزانہ کا قلم دان سونپا گیا، انہوں نے صنعت و تجارت میں اپنے خاندانی تجربے کو استعمال کرتے ہوئے صوبے کے مالی اور اقتصادی امور کو درست سمت میں گامزن کرنے کی ایسی بنیاد رکھی کہ ہر دور اقتدار میں معاشی ترقی اور صنعتی استحکام ان کی ترجیح رہی۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بعد جب صوبے کے منتخب اراکین نے انہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے بہترین انتخاب قرار دیا، قومی سیاست میں یہ ان کے لیے ٹیک آف مرحلہ تھا۔ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، نواز شریف نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام سے مسلسل رابطہ رکھنے کی روایت ڈالی۔ صوبے بھر کے مختلف شہروں میں مظلوم اور متاثرہ خاندانوں تک پہنچنا، کسان کو بجلی، ٹیوب ویل، کھاد، بیج کی قیمتوں میں ریلیف دینا، کسانوں اور نوجوانوں کو قرضوں کا اجرا، اسکولوں اور بنیادی مراکز صحت کی تعمیر، اور صوبے بھر میں کھیت سے منڈی تک سڑکوں کا نیا نیٹ ورک، ایسے کام تھے جس سے نہ صرف وہ مختصر عرصے میں پنجاب کے مقبول ترین لیڈر بن گئے، بلکہ قومی سیاست میں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ قومی سیاست میں نواز شریف کی اڑان 1988 کے عام انتخابات میں ہوئی، جب وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے۔ اس نو جماعتی انتخابی اتحاد کا نمایاں چہرہ نواز شریف ہی تھے۔ قومی افق پر ابھرنے والے اس نوجوان لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ووٹرز ان کے گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے۔ ہر انتخابی جلسے میں عوام وزیر اعظم نواز شریف کے نعرے لگانے لگتے۔ اگرچہ اسلامی جمہوری اتحاد بہت کم مارجن سے وفاق میں حکومت نہ بنا سکا، مگر پنجاب میں بھاری مینڈیٹ نواز شریف کے حصے میں آیا، اس لیے انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی دوبارہ وزارت اعلیٰ کے منصب کو ترجیح دی۔ اب سیاسی میدان میں نواز شریف بطور قومی لیڈر بہت نمایاں تھے۔ قومی سیاست میں نواز شریف کا نہ رکنے والا سفر اس وقت شروع ہوا جب اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر کے 24 اکتوبر کو نئے انتخابات کی تاریخ دے دی۔ نواز شریف انتخابی مہم کے دوران عوام کی نظر میں وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ کیا آپ نواز شریف کا ساتھ دیں گے؟ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ ان کے بھرپور انتخابی جلسے دیکھ کر تجزیہ کاروں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ عملی سیاست کے ٹھیک 8 سال کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نواز شریف نے ایک تاریخی کامیابی سمیٹتے ہوئے 6 نومبر 1990 کو وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ انتخابات میں عوام کے بھرپور اعتماد کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد میں شامل کئی جماعتوں کے اختلافات سامنے آنے کی وجہ سے پارٹی قائدین کے اصرار پر انہوں نے 1992 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے نام سے الگ جماعت کی رجسٹریشن کرا لی۔ نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان کو ایشیا کا اقتصادی ٹائیگر بنانے کا اعلان کرتے ہوئے غیر معمولی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر دیا۔ ان کے ترقیاتی منصوبے اور معاشی بحالی کی حکمت عملی کو عوام میں بہت پذیرائی ملی، لیکن بدقسمتی سے ایوان صدر اور مقتدر حلقوں کی سازشوں کے نتیجے میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے
मजबूत इक्तिसादी ढांचे की बुनियाद रखने वाली नवाज शरीफ की हुकूमत अप्रैल 1993 को बरतरफ करके 6 अक्टूबर को आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। अवाम ने सदर पाकिस्तान के इस फैसले को रद्द कर दिया। नवाज शरीफ को भरपूर अवामी पजीराई हासिल थी, लेकिन उन्हें इक़्तिदार से दूर रखने के लिए साजिशों का सिलसिला पोलिंग के रोज तक जारी रहा। लेकिन इंतखाबी नताइज पर बड़ी मुखालिफ सियासी जमात को कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून की 73 नशिस्तों के मुकाबले में सिर्फ 16 नशिस्तों की बरतरी हासिल थी। नवाज शरीफ मखलूत हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, लेकिन उन्होंने शानदार जमहूरी रिवायत कायम करते हुए ऑपोजिशन में बैठना पसंद किया। इसी दौरान उन्होंने ऐवान के अंदर और बाहर जमहूरी जद्दोजहद जारी रखी, जिसका नतीजा ये निकला कि वो 1997 के इंतखाबात में भारी मैंडेट के साथ 17 फरवरी 1997 को दूसरी बार 2/3 अक्सरियत से वजीर आजम मुंतखब हो गए। तरक्याती कामों के हवाले से उनके इक़्तिदार का ये दौर बहुत ही शानदार था। न सिर्फ पाकिस्तान एटमी ताकत बना, मुल्क भर में सड़कों और सनतों की बड़े पैमाने पर तामीर होना शुरू हुई, बल्कि चीन, सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्किया और दीगर अहम ममालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात बेहद मुस्तहकम हो गए। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की तेज तरीन तरक्की कुछ कुव्वतों की आंख में फिर से खटकने लगी और फिर 12 अक्टूबर 1999 को एक आमिर ने उनकी हुकूमत पर खून मारा और मार्शल लॉ नाफिज करके उन्हें जेल भेज दिया। वो जेल में बेबुनियाद तैयारा साजिश केस में सजा काट रहे थे कि 10 दिसंबर 2000 को दोस्त ममालिक के साथ बातचीत के नतीजे में उन्हें खानदान के हमरा सऊदी अरब जिला वतन कर दिया गया। 26 नवंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद जला वतनी खत्म करके पाकिस्तान वापस आ गए। वापसी पर उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ। दो 2008 के इंतखाबात में चूंकि परवेज मुशर्रफ अभी ऐवान सदर में बराजमान थे, इसलिए वो नवाज शरीफ को मसनदे इक़्तिदार देने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात में अक्सरियती नशिस्तें हासिल की। नवाज शरीफ ने सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए डिक्टेटर को ऐवान सदर से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में शामिल होने का फैसला किया। 2008 के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली मखलूत हुकूमत 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करके इख्तिताम पजीर हुई। 2013 के आम इंतखाबात में अब मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में एक और सियासी जमात मैदान में थी, जिसकी मकबूलियत के बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने तमाम अंदाजे गलत साबित करते हुए ये इंतखाबी मार्का भी अपने नाम करते हुए तीसरी मर्तबा 5 जून सन 2013 को पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो गए। Honorable Mian Mohammad Nawaz Sharif Saab has secured 244 votes. नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और अवामी फलाह के तमाम मंसूबे वहीं से शुरू किए जहां से रोके गए थे। मगर इस बार फिर नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का सिलसिला पहले रोज से ही शुरू हो गया। हर तरफ से नाकामियों के बाद
इस बार नवाज शरीफ को इख्तिदार से हटाने के लिए भरपूर अदालती वार किया गया। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस की आड़ में नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के ओहदे से नाअहल करार दे दिया। इस बार साजिश सिर्फ हुकूमत गिराने तक नहीं थी, बल्कि उन्हें और उनके खानदान के खिलाफ नैब के संगीन मुकदमात बनाए गए, सजाएं सुनाई गईं और उन्हें जेल में डाला गया। इंतकाम का ये सफर बहुत तवील था, मगर इस बार भी नवाज शरीफ आयरन मैन साबित हुए। वादा करो आप मेरे संग संग चलोगे, नवाज शरीफ के संग संग चलोगे। फरवरी सन 2024 के इंतखाबात में उनकी जमात ने वफाक और पंजाब में अक्सरियत हासिल की। वजारत उज़्मा की कुर्सी नवाज शरीफ की मुंतज़िर थी, मगर उन्होंने वजारत उज़्मा के लिए अपने भाई शहबाज शरीफ और पंजाब की वजारत आला के लिए अपनी बेटी मरियम नवाज का इंतखाब करके सबको हैरान कर दिया और साबित किया कि 45 साला सियासत के बादशाह अब बादशाह गर बन चुके हैं। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, दिफाए वतन और मुआशी बहाली के लिए उनके क्रेडिट पर मौजूद मंसूबों की फहरिस्त बहुत तवील है, मगर उनके कई अहम काम रोज़े रोशन की तरह आया हैं। पड़ोसी दुश्मन भारत के एटमी धमाकों के जवाब में उन्होंने 28 मई 1998 को 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बना दिया। इस हवाले से उन्हें बड़ी ताकतों के दबाव और लालच को खातर में ना लाकर कौमी खुदमुख्तारी को तरजीह दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। एक ऐसे वक्त में जब क़याम पाकिस्तान के बाद से कई दिहाइयों तक पाकिस्तान में चंद बड़ी शाहराहों के अलावा इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़राए मवासलात का सख्त फुक़दान था, नवाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा के पहले दौर में 11 जनवरी 1992 को इस्लामाबाद से लाहौर तक 339 किलोमीटर तवील M2 मोटरवे का संग बुनियाद रखा और फिर 26 नवंबर 1997 को अपनी वजारत उज़्मा के दूसरे दौर में इस मोटरवे का इफ्तिताह करके अजीम शाहराहों की तामीर का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में मेट्रो बसों जैसी आलमी मयार की ट्रांसपोर्ट शहरियों को दस्तयाब है, जबकि लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन जैसा मास ट्रांजिट मंसूबा एशिया के बेहतरीन मंसूबों में से एक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ब्रादर मुल्क चीन से गवादर पोर्ट तक लिंक इक़्तिसादी तरक्की की कई सौ साल तक की जमानत है। जब गवादर पोर्ट की तकमील से दुनिया भर के तिजारती रास्ते पाकिस्तान के लिए खुल गए हैं। नवाज शरीफ ने अपने हर दौरे हुकूमत में तवानाई के मंसूबों में तरजीही बुनियादों पर दिलचस्पी ली। 2018 में बिजली की रिकॉर्ड पैदावार 20,700 मेगावाट करके कौम से किया गया वादा पूरा कर दिया और पाकिस्तान को लोड शेडिंग के अजाब से आजाद करा दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी और शुमाली इलाकाजात में छोटे डैम्स और पानी के ज़खायर की तामीर, पाकिस्तान रेलवे से रेवेन्यू का हदफ 18 बिलियन से 50 बिलियन तक,
कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे की वफाक से फंडिंग, एयरपोर्ट्स की तामीर और अपग्रेडेशन जैसे लातादाद मंसूबे हैं। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मिसाइल टेक्नोलॉजी की इस्तेदाद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज रखी। उनके दौर में अप्रैल 1998 में गौरी-1 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। उन्नीस सौ 97 से 1999 में शाहीन-1 मिसाइल की तैयारी पर काम जारी रहा। ये नवाज शरीफ ही हैं जिन्होंने अपने तीनों अदवार में चीन के साथ फाइटर जेट्स, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत किए। खासतौर पर पाक फिजाइया के काबिले फख्र तैयारे JF-17 थंडर की तैयारी के हवाले से चीन ने पाकिस्तान को फरवरी 1992 में पेशकश की, जिसे नवाज शरीफ ने कबूल करते हुए तैयारी की मंजूरी दी। वो JF-17 थंडर्स मई 2025 की जंग में फतह के बाद फिजाई हीरोज बन चुके हैं। नवाज शरीफ ने तालीमी शोबे को कभी फरामोश नहीं किया। उनके दौर में नए स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के नए कैंपस और फन्नी तालीम के इदारों की तामीर, तालिब इल्मों को गैर मामूली तादाद में लैपटॉप की तकसीम, IT के शोबे की वसअत, अरबों रुपए के एंडोनमेंट फंड्स और बैरून मुल्क तालीम के लिए रिकॉर्ड स्कॉलरशिप्स दिए गए। नवाज शरीफ के दौर में दानिश स्कूलों का क़याम गरीब बच्चों और पसमानदा इलाकों के लिए नाकाबिले फरामोश काम है। नवाज शरीफ ने अपने दौर में सेहत कार्ड का इजरा करके गरीब मरीजों के लिए आसानियां पैदा कर दी। अस्पतालों की इमरजेंसी में 24 घंटे फ्री अद्वियात और फ्री टेस्टों की सहूलत गरीब मरीजों के लिए आज भी इत्मीनान का बायस है। पाकिस्तान का इक्तिसादी हब और रोशनियों का शहर कराची, जो कई दिहाइयों से बदअमनी की लपेट में था, नवाज शरीफ ने कौमी सलामती के इदारों के साथ मिलकर एक मजबूत हिकमत अमली के साथ कराची के वासियों को अमन लौटाया, जहां पुरअमन माहौल में जिंदगी एक बार फिर रवां दवां है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुस्तहकम रखने में नवाज शरीफ का किरदार गैर मामूली है। उन्होंने पाक चीन दोस्ती को मुस्तहकम किया, ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ कुर्बत को बढ़ाया, मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, तुर्किया, मलेशिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया, जबकि अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के साथ हमेशा ताल्लुकात को बराबरी और दो तरफा मफादात के साथ मुतवाजन रखा। नवाज शरीफ की मुस्तहकम खारजा पॉलिसी का कमाल ही है, जिसका नतीजा हालिया पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान को हासिल गैर मामूली ताउन की सूरत में सामने आया है। अपने हम ख्याल काफिले को लेकर आगे बढ़ते नवाज शरीफ कभी दुश्मनों के गठजोड़ का सामना करते, कभी दोस्तों के हाथों धोखा, कभी एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में खटकते वजीर आजम हाउस की रोशनियों में उम्मीद और नाउमीदी का मिला जुला रंग, अदालतों की घंटियों की गूंज, इख्तिदार की सीढ़ियां, फिर जेल की सलाखें, तारीख के कटहरे में सवालों की बौछार। सियासी तज्जियाकार इस बात का एतराफ करते हैं कि नवाज शरीफ को किसी दौर में इख्तिदार प्लेट में रखकर नहीं मिला और न ही उन्होंने कभी बैकडोर से इख्तिदार में आने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने इंतकाम और सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन हर बार मैदान सियासत में उतरकर मुकाबला किया और अवामी ताकत के जोर पर इख्तिदार में आए। नवाज शरीफ loves you too.
29 अक्टूबर सन 2004 को सऊदी अरब जलावतनी के दौरान जब उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ का इंतकाल हुआ तो हुकूमत ने सऊदी अरब में मौजूद नवाज शरीफ और अहले खाना को मियां मोहम्मद शरीफ की तदफीन के लिए पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दी। नवाज शरीफ ने यह दुख भी सीने पर पत्थर रखकर बर्दाश्त कर लिया। सन 2017 में एक दफा फिर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ सियासी अनासिर और अदलिया की दरपर्दा साजिशों के जरिए पानामा केस में वजारत उज़्मा से नाअहल करार दिलवाया गया। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके तारीखी जीटी रोड मार्च के दौरान अवाम ने नाइंसाफी पर मबनी उस फैसले को भी रद्द कर दिया। नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज जब लंदन में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थीं, तो एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में 10 बरस कैद की सजा सुना दी। वो चाहते तो लंदन में अपने क़याम को तवालत दे सकते थे, मगर वो लम्हात बड़े ही अश्कबार थे जब वो अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर कानून की पासदारी के लिए अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा गिरफ्तारी देने के लिए वतन वापस आए। बैरून मुल्क से वापसी पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर एयरपोर्ट से इंतहाई गैर इंसानी तरीके से हिरासत में लिया गया। 11 सितंबर 2018 को जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल में थे, बेगम कुलसूम नवाज लंदन में इंतकाल कर गई। नैब की तहवील में उनकी सेहत पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बरतानिया जाना पड़ा। बैरून मुल्क रहकर नाइंसाफियों और इंतकाम के खिलाफ तवील अदालती अमल के बाद इंसाफ हासिल किया। नवाज शरीफ सख्त सियासी इंतकाम का सामना करते रहे, लेकिन सियासी हरीफों के साथ मुफाहमत की सियासत को अपनाए रखा। चौदह मई 2006 को लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ मीसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत करके पाकिस्तान में जमहूरियत को डिक्टेटरशिप से महफूज रखने के लिए एक तारीखी मुआहिदा किया। सन 2013 में वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद उन्होंने अपने सख्त तरीन सियासी हरीफ इमरान खान से उनकी रिहाइशगाह बनी गाला जाकर मुलाकात की और खैर सगाली का पैगाम दिया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया की तहरीक में फैसला कुन लॉन्ग मार्च की क़यादत करके अदलिया की आज़ादी को बहाल कराने में कामयाब हुए। अक्टूबर 2023 को जब नवाज शरीफ इलाज के बाद लंदन से वापस आए तो उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। उन्हें मुक़्तदरा की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। अगर वो चाहते तो सियासी इंतकाम के अज़ाइम जाहिर कर सकते थे, मगर मीनार पाकिस्तान पर एक बड़े सियासी पावर शो में उन्हें अपने मुखालिफिन से इंतकाम न लेने का ऐलान किया। उनके इस आला ज़र्फ़ी को सियासी हलकों में खूब सराहा गया। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो गए। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी की है। नवाज शरीफ की जिंदगी में उनके वालिद मियां मोहम्मद शरीफ और वालिदा शमीम अख्तर की तरबियत का रंग हमेशा नुमाया रहा। वो उमूर सियासत में वालिद से मुशावरत और वालिदा से दुआएं लिए बगैर कोई काम नहीं करते थे। इस तरह उन्हें जिंदगी के साथ ही
ان کی اہلیہ کلثوم نواز کا بھی خاندان کو ایک ضابطے میں رکھنے میں اہم کردار ہے۔ وہ ایک خاموش طبع گھریلو خاتون تھیں، مگر 1999 میں جب وقت کے ڈکٹیٹر نے نواز شریف کی حکومت گرا کر اقتدار پر قبضہ کیا، نواز شریف کو پابند سلاسل کیا، تو کلثوم نواز نے ڈکٹیٹر کے خلاف سڑکوں پر عوامی تحریک شروع کر کے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ مسلم لیگ نون کو اس مشکل وقت میں زندہ رکھنے میں بیگم کلثوم نواز کا کردار بھی سیاسی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا گیا ہے۔ یہ نواز شریف کی تربیت کا نتیجہ ہی ہے کہ انہیں پہلے اپنے بھائی شہباز شریف اور بعد ازاں بیٹی مریم نواز کی صورت میں 2 مضبوط سیاسی وارث ملے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، جو اس وقت اپنے قائد نواز شریف کے مینڈیٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ نواز شریف کے ویژن کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی رہنمائی اور تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ڈیلیور کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گڈ گورننس اور عوامی خدمات کی نئی مثال قائم کی ہے۔ وہ بھی اپنے والد اور قائد نواز شریف کے ویژن کی تکمیل کر رہی ہے۔ یہ لہلہاتے کھیتوں میں مسکراتا کسان، یہ صنعتوں کی رواں دواں چمنیاں، طالب علموں کے ہاتھوں میں یہ لیپ ٹاپ، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی، اسپتالوں میں جدید سہولتوں سے مطمئن مریض، آئی ٹی ٹاورز میں روشن مستقبل آنکھوں میں سجائے یہ نوجوان، مارکیٹوں میں کاروباری چہل پہل، کھیلوں کے عالمی میدانوں میں لہراتے پاکستانی پرچم، جدید میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس واحد اسلامی ریاست، پر اعتماد افواج پاکستان، اور رواں دواں جمہوری سفر کے پس پردہ اس لیڈر کا ویژن، حکمت عملی اور قربانیاں پوشیدہ ہے۔ یہ مئی 1998 کے ثمرات ہی تھے کہ مئی 2025 میں ناقابل تسخیر دفاع وطن کا عملی ثبوت پوری قوم نے دیکھا۔ یہ فتح کی خوشی سے سرشار چہرے، یہ قوم کے متحد ہونے کا جذبہ اور مسلح افواج کا یہ اعتماد، عسکری اور سیاسی قیادت کا پرعزم مارچ، اس دفاعی اور معاشی استحکام کے پیچھے ویژنری لیڈر کا نام ہے محمد نواز شریف۔